मिराकुलस के सीजन 6 के फिनाले के आने से पहले हमें सारे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कवर करना है। तो बढ़ते हैं आगे। ये है मिराकुलस एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने 7 एपिसोड कवर कर लिए हैं। अगला एपिसोड एक बहुत ही शानदार एपिसोड है, एपिसोड नंबर 8 वेपेगामी। मैं हूं सुफिशियल। जिस तरह मिराकुलस अपने इन सारे एपिसोड्स के अंदर सारे कैरेक्टर्स की कहानी को रिविजिट कर रहा है, आगे भी मिराकुलस ये चीज कंटिन्यू रखते हुए इस वेपेगामी एपिसोड के अंदर रोज और जुलिका के बीच के रिलेशनशिप के ऊपर एक और बार हाईलाइट डालता है। शुरुआत के अंदर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रोज को कैंसर है, तो उसके कैंसर का एक रेफरेंस देखने को मिलता है कि रोज अब एक विग पहनती है क्योंकि कैंसर की वजह से उसके बाल उड़ चुके हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है मैरिनेट और एड्रियन के घर पे बैठे हुए हैं। एड्रियन के ग्रैंड पेरेंट्स एड्रियन को एक शो की टिकट देते हैं। अब ये शो एक वैम्पायर हॉरर म्यूजिकल शो है और एड्रियन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैरिनेट बहुत ज्यादा डरती है, उसे हॉरर चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन इस म्यूजिकल शो को कपल्स के लिए गुड माना जाता है और साथ ही साथ मैरिनेट एड्रियन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो मैरिनेट एड्रियन को बोलती कि नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं डरती, मैं बिल्कुल बहादुर मैरिनेट बन चुकी हूँ, ताकि वो एड्रियन के साथ टाइम स्पेंड कर सके। यहाँ नेटली के हम पास्ट की एक झलक देखते हैं, क्योंकि नेटली बताती है कि अगर आपको इस शो में जाना है तो आपको ट्रेडिशनल वैम्पायर ड्रेस पहननी होती है। जहाँ पे हम नेटली के भी बचपन का एक ग्लिम्स देखते हैं जब वो इस शो में गई थी। बाद में मैरिनेट काफी ज्यादा नर्वस थी, आलिया से बात कर रही थी और आलिया उसे समझाती कि मैरिनेट, कपल्स में सारी पसंद और नापसंद सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। वेल, इस मोमेंट पे हम रोज और जुलिका को देखते हैं। इन दोनों को भी उसी वैम्पायर म्यूजिकल शो में जाना था, लेकिन सारी टिकट्स बिक चुकी थी। और यहाँ पे एंट्री होती है एक और नए कैरेक्टर की, जो कि एक इंडियन कैरेक्टर है। इसका नाम है प्रेम। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। इसकी एंट्री बड़े ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल स्टाइल में होती है, नाच गाने के साथ। हालांकि यहाँ पे प्रेम और रोज के बीच में हमें केमिस्ट्री देखते हैं दोस्ती की, जिस वजह से जुलिका बहुत ज्यादा जेलस हो रही है। और ये सारी चीजें हमारे बुलीज का ग्रुप देख रहा होता है और हमें पता है कि जब भी कहीं प्यार मोहब्बत होती है, बुलीज का ग्रुप उसे खराब करने आ ही जाता है। वो तीनों इन लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन फिर नेल्सन के दिमाग में एक आइडिया आता है। नेल्सन इन लोगों से माफी मांग लेता है। बाद में नेल्सन प्रेम को जाके माफी मांगते हुए इस शो की, वैम्पायर वाले शो की एक टिकट देता है और सजेस्ट करता है क्यों ना तुम रोज के साथ इस शो में चले जाओ। प्रेम बीइंग इनोसेंट गाय नेल्सन का प्लान नहीं समझता और रोज के सामने प्रपोजल लेके जाता है कि हम दोनों को जाना चाहिए इस शो को देखने, क्योंकि रोज की भी बहुत इच्छा थी शो देखने जाने की। यहाँ पे जुलिका एड्रियन, प्रेम, रोज और मैरिनेट की हेल्प करती है वैम्पायर गेटअप में तैयार होने की। लेकिन जुलिका के मन में कहीं ना कहीं एक सैडनेस आ चुकी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब प्रेम आ चुका है तो उसका और रोज की जो दोस्ती है वो खत्म हो जाएगी, रोज उससे दूर हो जाएगी। मैरिनेट अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई है, लेकिन वो अपने मन के अंदर डर को दबा के रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे एड्रियन के साथ जाना है। ये चारों थिएटर चले जाते हैं। थिएटर के अंदर सबसे खास बात यह है कि नई बटरफ्लाई मिराकुलस होल्डर भी वहां पे डिस्गाइज होके आई हुई है। और उसने जब सारे लोग अंदर बैठ गए थे आके, तो बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए और साथ ही जो भी हाइडिंग स्पॉट्स हैं वहां पे हिडन कैमरास इंस्टॉल कर दिए हैं। शो शुरू होता है, लेकिन वहां पीछे घर पे जुलिका बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है और जुलिका कॉल लगाती है अपने भाई यानी लूका को। वो बड़ी ही इमोशनल होके, सैड होके और गुस्से से लूका से बात करती है कि लूका, काश तुम यहाँ पे होते, तुम यहाँ पे नहीं हो, मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। और फोन काट देती है। लूका तुरंत रोज को फोन लगा के पूछता है कि कहीं तुम्हारे और जुलिका के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है। रोज को यहाँ पे बात समझ में आ जाती है कि आखिर जुलिका कैसा फील कर रही है और वो तुरंत थिएटर छोड़ के जुलिका को संभालने के लिए निकल पड़ती है। और उसको देखकर मैरिनेट को भी बात समझ में आती है। मैरिनेट भी वहां से जा रही होती है, लेकिन जाते जाते एड्रियन को सच बता देती है कि एड्रियन, मुझे ये हॉरर शो बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए यहाँ पे आई थी। एड्रियन ने बोला, कोई बात नहीं, मुझे इस बात से बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन प्रेम भी तो ये सारी चीजें देख रहा होता है और प्रेम को बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है ये सारी गड़बड़ें रोज और जुलिका के बीच में उसके आने की वजह से हुई है। प्रेम इमोशनल हो जाता है और हो जाता है अकुमेटाइज। प्रेम अकुमेटाइज होके बनता है वेपेगामी। नाम से पता चल रहा होगा, इसके पास ओरिगामी आर्ट जैसी पावर है और इसका आर्ट जिसको भी टच करता है वो इसके जैसा ही बन जाता है।
ये नाच गाना करते हुए बिल्कुल क्लासिकल स्टाइल में एक म्यूजिकल की तरह ही फाइट करता है। मैरिनेट और रोज दोनों ही वहां से एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दरवाजा बंद था। तब मैरिनेट एक हाइडिंग स्पॉट पे चली जाती है और उस हाइडिंग स्पॉट के अंदर वो ट्रांसफॉर्म होने ही वाली थी कि एकदम से टिकी उसे रोकती है और बोलती कि मैरिनेट, यहाँ पे एक हिडन कैमरा लगा है, गलती से भी ट्रांसफॉर्म मत हो जाना। मैरिनेट प्रिटेंड करती है कि वो भी एक विक्टिम है और वहां पे छुपी रहती है। दूसरी तरफ एड्रियन अकुमेटाइज विलन को देख के वहां से एस्केप कर जाता है किसी तरह और बाहर जाके कैट नोवार बन के मेन डोर को कैटाक्लिज्म करके खोल देता है, जिस वजह से सारे लोग बाहर निकल आते हैं। मैरिनेट भी इस लोगों की भीड़ में बाहर निकलती है, लेकिन मैरिनेट के जस्ट पीछे हम देखते हैं पहली बार बटरफ्लाई मिरेकलस होल्डर को। बिल्कुल 1 सेकंड की हमें झलक देखने को मिली है और उससे हम ये पहचान नहीं सकते कि ये लायला है या कोई और, क्योंकि वो भी वैम्पायर डिस्गाइज में ही थी। कैट नोवार काफी देर तक इस विलन से अकेला लड़ रहा होता है, लेकिन फिर आ जाती है लेडी बग और लेडी बग अपने साथ लाती है पिगेला और पर्पल टाइग्रेस यानी हमारी रोज और जुलिका के सुपर हीरो फॉर्म को। ये चारों मिलके वैपेगामी को हरा देते हैं। एक प्यारी सी म्यूजिकल फाइट सीक्वेंस थी यहाँ पे। एंड देन इस पूरी सीक्वेंस के बाद जुलिका, रोज और प्रेम के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हुई। मैरिनेट ने भी अपनी टिकट जुलिका को दे दी, क्योंकि मैरिनेट ने बोल दिया था, कन्फेस कर दिया था कि अब मैं ये मूवी देखने नहीं जाऊंगी, मेरी पसंद नहीं है। तो जुलिका, रोज, प्रेम और एड्रियन ये मूवी देखने जाते हैं एड्रियन के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और थिएटर के बाहर मैरिनेट इन लोगों का इंतजार करती है। लेकिन क्लोजिंग सीन बिल्कुल इसी सीन का है, किसी और के पर्सपेक्टिव से। क्लोजिंग सीन के अंदर लायला भी उसी गली से मैरिनेट के ऊपर नजर रख रही है और अपने टैबलेट के ऊपर सुरुकी से बात कर रही है और कह रही है कि ये मैरिनेट ही होनी चाहिए थी। वहां मैरिनेट की सीसीटीवी वाली इमेज भी चल रही थी, लेकिन सुरुकी कहती है कि जब तक हमें कोई स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे। और फिर लायला सुरुकी की ही जो कार है उसके अंदर बैठती है और चली जाती है। और इसी के साथ शुरू होता है एक बहुत ही शानदार और नॉस्टैल्जिक एपिसोड नंबर 9, मिस्टर अग्रेस्ट। इस एपिसोड की शुरुआत सीजन 5 के एक सीन से होती है। सीजन 5 के अंदर जब लूका को पता चल गया था कि एड्रियन और मैरिनेट की रियल आइडेंटिटी लेडी बग और कैट नोवार है, और लूका को यह डर था कि बटरफ्लाई मिरेकलस होल्डर उसको अकोमेटाइज करके या किसी तरह उससे आइडेंटिटी पता कर सकता है, तो हमारी हीरोज की हेल्प करते हुए लूका ब्राजील चला गया था। लेडी बग और कैट नोवार इस पूरी चीज को विटनेस कर रहे होते हैं। वो आपस में चिंतित होकर बात करते हैं कि कोई और ऑप्शन तो होगा, लूका को क्यों भेज रहे हैं हम हमारी वजह से। लेकिन दोनों में आपस में यही बातचीत होती है कि लूका को जाना ही पड़ेगा सबके भले के लिए, जब तक लेडी बग मोनार्क को नहीं हरा देती। यहाँ पे जैसे हमने सीजन 5 के अंदर मैरिनेट और एड्रियन का एक इमोशनल एयरपोर्ट सीन देखा था, वैसे एक और एयरपोर्ट सीन देखते हैं जो कि उसी सीन का एक ईस्टर एग है, जहां पे लूका जब फ्लाइट पकड़ने जा रहा होता है तो एड्रियन उसके पास आ जाता है और बोलता है कि लूका हो सकता है तुम्हें गलत पता हो, लेकिन लूका आइडेंटिटी जानता है, ये बात हम सब भी जानते हैं। लूका उसे बोलता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा और दोनों के बीच में एक इमोशनल गुड बाय होता है। बैक टू प्रेजेंट एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि मैरिनेट को अब लगातार नाइटमेयर्स आ रहे हैं कि गैब्रियल अगर इसका सच सबके सामने आ जाएगा, वो एक्सीडेंटली ही किसी को सच बता दे, इतनी बुरी तरह से उसकी टंग स्लिप हो रही है। वो अब इस सच को और अपने मन में नहीं दबा पा रही, तो वो सोच रही है क्यों ना मैं इस सच को एड्रियन को बता ही दूं। दूसरी तरफ एड्रियन के घर पे एड्रियन को भी काफी डाउट हो रहा है अपने फादर की इमेज को लेके। वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि उसके फादर एक हीरो थे। वो प्लैग से पूछता है कि आखिर फाइनल बैटल के टाइम पे क्या हुआ था, और हम सब जानते हैं कि गार्डियन यानी लेडी बग ने मना किया है प्लैग को सच बताने से किसी को भी। तो प्लैग बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, बातें घुमा देता है और एड्रियन को सच नहीं बताता। यहाँ एड्रियन की एक मीटिंग है थियो बारबोट नाम के एक पर्सन से। ये पर्सन एक स्टैचू बनाना चाहता है जिसको स्पॉन्सर कर रही है सुरुकी। ये स्टैचू और किसी का नहीं, शहर के सबसे बड़े हीरो गैब्रियल अग्रेस्ट का है। लेकिन इस स्टैचू को पेरिस में बनाने के लिए एड्रियन की कंसेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन एड्रियन कहीं ना कहीं अपने फादर को अभी भी हेट करता है, तो एड्रियन स्टैचू के लिए कंसेंट नहीं देता। यहाँ नेटली और मैरिनेट के बीच में भी एक कन्वर्सेशन होती है। जब मैरिनेट एड्रियन को सच बताने यहाँ पहुंचती है, नेटली कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम एड्रियन को अब सच नहीं बता सकते, अब हम सबको ये बर्डन अपने अंदर छुपा के ही रखना पड़ेगा। मैरिनेट वापस घर आ जाती है और घर पे वीडियो कॉल पे लूका और रूबे से बातचीत करती है, और मैरिनेट के दिमाग में यहाँ एक आइडिया आता है। हम एक बार फिर से पास्ट का एक ग्लिम्स देखते हैं, जब सीजन 5 के फिनाले के अंदर लूका वापस आ गया था पेरिस के अंदर बैटल के टाइम पे, हमें ये बात पता है।
लेकिन फिर लूका वापस क्यों चला गया? क्योंकि लेडी बग ने तो हरा दिया था बटरफ्लाई मिराकलस होल्डर को। यहाँ पे हम मैरिनेट और लूका के बीच का एक पास्ट का सीन देखते हैं जब लूका दोबारा ब्राजील जा रहा था। लूका अपने वाइपेरियन वाले रूप में आता है, सेकेंड चांस का यूज करता है और मैरिनेट को सच बताता है। वो मैरिनेट से बोलता है कि मैरिनेट, मैं अभी भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे मन में अभी भी तुम्हारे लिए बहुत इमोशन है और कैसे ना हो, तुम हो ही इतनी अमेजिंग। लेकिन ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है और तुम्हारे और एड्रियन के रिश्ते के बीच में भी ये पूरा इमोशन जो मेरा है वो एक प्रॉब्लम बन सकता है। तो ऐसे में मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं और तुम्हारे और एड्रियन के लिए भी बेहतर यही होगा। मैरिनेट सजेस्ट करती है कि नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, हम कोई और ऑप्शन ढूंढ लेंगे, कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन लूका इतनी देर में सेकेंड चांस का इस्तेमाल कर देता है और फिर मैरिनेट को एक झूठी कहानी सुनाता है जिसमें वो कहता है कि मैरिनेट, मैं ब्राजील वापस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहां मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है जिसका नाम है रूबे। और हम वीडियो कॉल पे भी रूबे को देखते हैं। रूबे और लूका उस पूरे टाइम से प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं असली में। लेकिन अब हम ब्राजील का सीन देखते हैं जहां पे लेडी बग आ पहुंची है क्योंकि लेडी बग को लूका से कुछ बातचीत करनी है। मैरिनेट लूका से सैस वाला मिराकलस मांगती है और दोनों को, सैस को और टिकी को यूनिफाई कर देती है और सेकंड चांस का यूज करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लूका ने किया था एक टाइम पे। हालांकि मैरिनेट को वो याद नहीं क्योंकि लूका ने सेकंड चांस यूज कर लिया था। मैरिनेट लूका को सारा सच बता देती है और हमें फील होता है कि मैरिनेट कितना बर्डन, कितने ज्यादा इमोशन अपने मन में दबाए बैठी हुई थी। वो गैब्रियल अग्रेस के बारे में बताती है, उसके एजेंट के इमोशंस के बारे में बताती है, उसके मन में जो कुछ भी परेशानी थी वो सब बोल देती है। लेकिन लूका का जो रिएक्शन आता है वो मैरिनेट को और ज्यादा बर्डन में डाल देता है क्योंकि लूका बोलता है कि मैरिनेट, मुझे तुम्हारा मिराकलस दो। मैरिनेट पूछती कि आखिर ऐसी क्या बात हुई, मैं मिराकलस क्यों दूं, मुझे पहले बताओ। लूका बोलता है कि मुझे बहुत सी ऐसी चीजें पता है जो तुम्हें नहीं पता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें इतनी परेशानी में नहीं देख सकता, मुझे तुम्हारा मिराकलस दो। और लूका जैसे ही मिराकलस छीनने की कगार पे आ जाता है, मैरिनेट सेकंड चांस का इस्तेमाल कर देती है और लूका को एक झूठी कहानी सुनाती है इस बार वो, कि लूका, मैं तो बस यहां तुमसे मिलने आई थी, और वहां से चली जाती है। लेकिन पेरिस के अंदर अलग ही तबाही मची हुई है क्योंकि एड्रियन ने जब थियो बारबोर्ड की बात को रिजेक्ट करा तो थियो बारबोर्ड को लगने लग गया कि एड्रियन एक वर्दी बेटा है ही नहीं। एड्रियन अपने फादर की हीरोइकनेस को समझ ही नहीं पा रहा। थियो गैब्रियल अग्रेस को बिल्कुल हीरोइक फिगर और एक आइडियलिस्टिक फिगर की तरह देख रहा है और उसे लगता है कि एड्रियन अपने फादर को जानता ही नहीं। और इसी गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वजह से वो अकोमेटाइज हो जाता है और एक जाइंट स्टैचू बन जाता है गैब्रियल अग्रेस का। इस अकोमेटाइज विलन का नाम है मिस्टर अग्रेस्ट। मिस्टर अग्रेस्ट एड्रियन पे हमला करता है। एड्रियन चुपके से अपने घर से निकल के कैट नोवार बन जाता है और कैट नोवार एके एड्रियन अपने फादर फिगर को वापस देख के बहुत ज्यादा डरा हुआ भी है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। उसकी रेज, उसकी पावर में साफ नजर आ रही है कि वो अपने पंचेस पुल बैक तो नहीं कर रहा। लेकिन इस फाइट के दौरान मिस्टर अग्रेस्ट कैट नोवार को डेब्रीज के बीच में दबा देता है और उसका मिराकलस सीज कर लेता है। वो डेब्रीज हटा के उसकी आइडेंटिटी देखने ही वाला होता है, लेकिन एड्रियन चुपके से वहां से निकल लेता है। तब वहां पे लेडी बग पहुंचती है, लेकिन लेडी बग भी इससे कुछ खास फाइट कर नहीं पाती। वो लगातार लकी चार्म का इस्तेमाल करती है, कोई नतीजा नहीं निकलता। लास्ट में एक मेगाफोन लकी चार्म आता है, लेकिन तब तुरंत ही गैब्रियल अग्रेस का ये स्टैचू लेडी बग को भी पकड़ लेता है और उसका भी मिराकलस सीज करने ही वाला होता है कि एड्रियन वहां पे आ जाता है और उस मेगाफोन से गैब्रियल अग्रेस के लिए उसके मन में जो भी इमोशंस थे वो सारे बोल देता है कि किस तरह उसने मैरिनेट और एड्रियन को अलग अलग रखा, एड्रियन की फ्रीडम को छीना, जो भी उसके मन में तकलीफ थी गैब्रियल अग्रेस को लेके वो सारी बोल देता है, जिस वजह से थियो का मन टूट जाता है और थियो डिट्रांसफॉर्म हो जाता है। एपिसोड के एंड के अंदर एड्रियन हार मान चुका है इस बात से कि उसके फादर को वो कभी अच्छी तरह से समझ नहीं पाया और वो अब समझ भी नहीं सकता। वो सीक्रेट्स, वो चीजें उसके फादर के साथ ही अब जा चुकी है। दूसरी तरफ मैरिनेट भी हार मान लेती है कि उसके मन में जो गैब्रियल अग्रेस वाला सीक्रेट है वो किसी को नहीं बता सकती और उसे हमेशा हमेशा के लिए सीक्रेट को अपने मन में ही रखना पड़ेगा। क्लोजिंग सीन के अंदर अब एक बार फिर से ब्राजील देखते हैं। वो मोमेंट जब मैरिनेट लूका से मिलने आई थी, वहां पे हम देखते हैं कि रूबे चुपके से इस पूरी चीज को विटनेस कर रही थी और रूबे के पास भी एक मिराकलस क्वामी जैसी चीज है जो कि हमिंगबर्ड जैसा लगता है। लेकिन ये क्या है ये तो हमें ब्राजील स्पेशल में ही पता चलेगा क्योंकि ये ब्राजील स्पेशल के लिए एक टीजर था। शुरुआत करते हैं टाइम स्पेस से जुड़ा एक एपिसोड जो कि फोकस करता है एलेक्स की स्टोरी के ऊपर, द डार्क कैसल, एपिसोड नंबर 10। डार्क कैसल की शुरुआत के अंदर हम जलील को देखते हैं। जलील बैठा हुआ है और काफी उदास है क्योंकि आज एलेक्स का बर्थडे है।
लेकिन एलेक्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एलेक्स को तो लेडी बग ने टाइम बरो के अंदर भेज रखा है टाइम मिरेकल्स की हिफाजत करने के लिए, और जब तक लेडी बग बटरफ्लाई मिरेकल्स को रिट्राइव नहीं कर लेती तब तक एलेक्स वापस नहीं लौट सकती। हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप सोचता है कि क्यों ना एलेक्स को विश करते हुए एक वीडियो बनाई जाए, और ये लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन मैरिनेट अपने घर पे उस वीडियो को देखते हुए कहीं ना कहीं खुद को कोस रही थी कि उसकी गलती की वजह से कि वो बटरफ्लाई मिरेकल्स को फाइनल बैटल के टाइम पे रिट्रीव नहीं कर पाई, इस वजह से अभी भी एलेक्स को बरो के अंदर रुकना पड़ रहा है। लेकिन तभी मैरिनेट के पीछे एक बरो खुलता है और इस बरो में से निकलती है एक लेडी बग, जो कि एक्चुअली लेडी बग और फ्लफ का यूनियन है, बनी बग। बनी बग जो कि मैरिनेट का ही फ्यूचर वर्जन है, वो मैरिनेट को एक आइडिया देती है और इस आइडिया पे काम करते हुए मैरिनेट बोलती है आलिया की हेल्प से कि पार्क के अंदर सभी दोस्तों और जलील और एलेक्स के फादर को बुलाया जाए और एलेक्स का बर्थडे हम वहां पे सेलिब्रेट करेंगे, एलेक्स भी वहां पे आएगी। ये प्लान आलिया को समझाने के बाद मैरिनेट लेडी बग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बुलाती है बनिक्स को। बनिक्स अपने बरो से तुरंत वहां पहुंच जाती है और पूछती है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन मैरिनेट उसे बोलती है कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, अब तुम जाओ पार्क के अंदर बर्थडे पार्टी एंजॉय करो। वेल, इस पूरे आइडिया से टिकी ने भी मना किया था और एलेक्स ने भी मना किया। दोनों ने सेम ही लाइन बोली थी कि अपने पर्सनल यूज के लिए कभी भी टाइम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैरिनेट ने जब एक बार ठान ली थी तो वो सुनने वाली तो है नहीं। मैरिनेट बोलती कि लाओ तुम्हारा टाइम मिरेकल्स मुझे दे दो, तुम जाके बर्थडे पार्टी एंजॉय करो, तब तक मैं बरो के अंदर रुकूंगी और टाइम मिरेकल्स की हिफाजत करूंगी। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। एलेक्स पार्क के अंदर पहुंचती है, सब उसका बर्थडे एंजॉय करते हैं और मैरिनेट ऑलरेडी बहाना दे चुकी थी कि मैरिनेट की तबीयत खराब है इसलिए वो बर्थडे पार्टी में नहीं आएगी, और मैरिनेट बरो से ये सारी चीजें विटनेस कर रही होती है। लेकिन इस बर्थडे पार्टी के अंदर एक गड़बड़ हो जाती है। एक बॉल एक प्लेट को हिट करती है जिस वजह से जलील की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है और जलील को इस पूरी जगह से जाना पड़ता है, जो देख के एलेक्स बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। मैरिनेट ये सारी चीज बरो से देख रही होती है और मैरिनेट बोलती है कि आखिर क्या ही गड़बड़ होगी, मैं थोड़ी सी चीज चेंज कर देती हूँ। वो प्लेट की पोजीशन को चेंज करती है टाइम में पीछे जाके, और इस बार बॉल प्लेट को हिट नहीं करती और इसका कोई कॉन्सिक्वेंस भी नहीं होता। लेकिन फिर जब केक कटिंग की बारी आती है तो केक खराब हो जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैरिनेट एक बार फिर से टाइम का इस्तेमाल करके उस केक को खराब होने से रोक लेती है। इस बार भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। लेकिन तीसरी बार जब केक कटिंग होने जा रही थी तो एक बार फिर से केक स्लिप हो जाता है, जलील की ड्रेस खराब हो जाती है, जलील जो लेटर एलेक्स के लिए लेके आया था वो लेटर खराब हो जाता है, और मैरिनेट बीइंग मैरिनेट एक बार फिर से इस पूरी चीज को सही करने की कोशिश करती है, लेकिन जिसकी वजह से एक बटरफ्लाई इफेक्ट आ जाता है। उसने बस एक कटोरी एक जगह से दूसरी जगह खिसका दी, जिस वजह से एक ऐसा बटरफ्लाई इफेक्ट आता है कि पेरिस तो पेरिस, पूरी दुनिया में ही तबाही मच जाती है। मैरिनेट इस पूरी चीज को रिवर्स करती है और थर्ड बार चेंज करने से खुद को रोक लेती है। जलील का लेटर खराब हो चुका है, लेकिन एलेक्स इस चीज को एक क्यूट मोमेंट में बदल देती है भाई बहन के बीच में और बोलती है ये उसका सबसे बेस्ट बर्थडे था। जो कि एलेक्स का स्टाइल भी है, वो खराब चीजों में भी अपनी खुशियां ढूंढ लेती है, वो बड़ी कॉन्फिडेंट है। मैरिनेट ये चीज देख के काफी खुश हो जाती है कि बिना टाइम में छेड़छाड़ करे भी सारी चीजें परफेक्टली हो रही है। लेकिन उसकी नजर पीछे पड़ती है कि पेरिस के अंदर एक डार्क कैसल आ गया है, क्योंकि इस पूरे टाइम पे कहानी के पीछे एलेक्स के जो डैड हैं उनको अपने काम में कुछ इशू झेलना पड़ रहा था। जो म्यूजियम है पेरिस का, डे आर्गनकोर्ट चाह रहा था कि उस म्यूजियम को हटाया जाए और वहां पे जैसे पुराने जमाने की तरह कैसल था वैसा ही कैसल बनाया जाए। लेकिन एलेक्स के डैड इस पूरी बात को इग्नोर कर रहे थे, जिस वजह से डे आर्गनकोर्ट अक्रोमेटाइज होके बन गया है डार्क कैसल। लेडी बग को इससे फाइट करने जाना है, लेकिन लेडी बग जाएगी कैसे, वो तो बरो को छोड़ नहीं सकती। तब मैरिनेट के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने फ्यूचर वर्जन को बरो के अंदर बुलाए और उसे बनिक्स मिरेकल्स दे दे और लेडी बग बन के वो जाके डार्क कैसल को हराए। और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो बर्थडे की रात में जाती है और अपने फ्यूचर वर्जन को बनी मिरेकल्स दे देती है। Marinette Dupin Chang, here is the Don't worry, I know the drill. Flop clockwise. Good luck. This film's gonna be a toughie. यहाँ जो मैरिनेट का डिजाइन है टाइम मिरेकल्स के साथ, ये काफी औसम है। फिर लेडी बग जाती है, डार्क कैसल से फाइट करती है, वो कैट नोआर को भी बुला लेती है। एड्रियन इस पूरी पार्टी से स्लिप आउट करता है ये बोल के कि मैं जरा कुछ साफ करने के लिए लेके आता हूँ। ये दोनों मिलकर डार्क कैसल को हराने की कोशिश करते हैं और इन्हें रियलाइज होता है कि अक्रोमेटाइज विलन डार्क कैसल के अंदर नहीं, खुद डार्क कैसल ही है, और फाइनली डार्क कैसल को किसी तरह हरा देते हैं। इस पूरी फाइट के एंड में हम देखते हैं कि लायला मैरिनेट की आइडेंटिटी रिवील करने के बहुत क्लोज अप पहुंच गई है। कहानी के एंड के अंदर, क्लोजिंग सीन के अंदर कुछ खास नहीं होता,
हम टाइम लूप को पूरा होते हुए देखते हैं कि मैरिनेट इस पूरी बर्थडे पार्टी के बाद सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस पे वापस चले जाते हैं और मैरिनेट भी अपने घर पे सोने जा ही रही होती है कि एक बरो खुलता है और पास वाली मैरिनेट आके बोलती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और टाइम लूप पूरा हो जाता है। और इसी के साथ शुरू होता है इस पूरे सीजन के सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड में से एक, द रिवेलेटर।